चलिए थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस क्या होता है इसको मैं आपको समझा देता हूं डिटेल में। देखिएगा, जो ऑसिलेशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्री, एक होता है फोर्स्ड। फ्री ऑसिलेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करा के छोड़ दें, उस पर कंजर्वेटिव फोर्सेस लगने चाहिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब हुआ कि वो अपनी लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे होनी चाहिए, और अगर हम उसको छोड़ दें तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करती है, वो ऑसिलेशन करती है, उसको हम फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं, और उसकी उस फ्रीक्वेंसी को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है कि हम बॉडी पे पीरियोडिक फोर्स लगा देते हैं। तो जब हम किसी बॉडी पे पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली वो बॉडी पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी। बॉडी वाइब्रेट्स with its natural frequency. Body vibrates with the frequency of force. With frequency of force. अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं गिटार का। तो गिटार के अंदर कुछ इस तरह का होता है शायद से, और यहां पे 6 तारे होती हैं। तो ये तारे जो हैं वो अलग अलग डायमीटर की होती हैं। तो आप अगर इस तार को हिलाइए तो अलग आवाज आती है, इसको हिलाइए तो अलग, इसको हिलाइए तो अलग, इसको हिलाइए अलग, इसको हिलाइए अलग, इसको हिलाइए अलग। तो अलग अलग तार को हिलाने से अलग अलग आवाज आती है, पर आवाज जो आती है वो साउंड बॉक्स से आती है। मतलब कहने का यह है कि तार, अगर इसके अंदर एक खोखला बॉक्स ना हो तो उन तारों की बहुत ही कम आवाज आएगी। तो जो गूंज, जो बड़ी आवाज क्रिएट होती है वो साउंड बॉक्स से होती है। तो कहने का मतलब अगर हम गिटार को तोड़ दें, बस ये तारे सलामत रखें और इनको हिलाएं तो आवाज तो आएगी, बट बहुत कम आएगी, क्योंकि वो एम्पलीफाई नहीं हो पाएगी आवाज। ये आवाज ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया को नहीं कवर कर पा रही है। तो अब सीधा सा खेल क्या है? सीधा खेल ये है कि इस तार के वाइब्रेशन से साउंड बॉक्स के अंदर वाइब्रेशन जाएंगे, और साउंड बॉक्स के अंदर जो एयर है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन करेगी। अब क्योंकि अलग अलग तार के हिलाने से अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग साउंड आ रही है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही है, तो इससे ये प्रूव होता है कि जब हम इस तार को हिलाएंगे तो इस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव साउंड बॉक्स में जनरेट होगी, इसको हिलाने से इस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव साउंड बॉक्स में जनरेट होगी। तो कहने का मतलब बॉडी जो है वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी। आप ऐसे भी समझ लो, जैसे सपोज करो दरवाजा है, उस दरवाजे को मैं पकड़ के आगे पीछे मूव कराता हूं, तो मैं जितनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कराऊंगा उसी फ्रीक्वेंसी से दरवाजा वाइब्रेट करेगा। या फिर आप ऐसे समझ लो कि अगर आप किसी ट्रैक्टर पे बैठ जाते हो तो ट्रैक्टर पे बैठने पे आपकी बॉडी भी वाइब्रेट करेगी। तो ड्राइवर ने मान लो उसको रेस दे दी, तो आपकी बॉडी की जो वाइब्रेशन है वो बदल जाएगी, क्योंकि रेस देने से इंजन की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बदल गई तो आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी बदल गई। तो आपकी बॉडी में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो फोर्स वाइब्रेशन है। तो ट्रैक्टर को रेस देने से उसके अंदर जो मोटर है, जो उसके अंदर इंजन है, वो इंजन की फ्रीक्वेंसी बदल गई, तो आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी बदल गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में जो बॉडी है वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। आगे बढ़ते हैं और एक केस लेते हैं। देखो, सपोज करें कि ये एक स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक के नीचे और इस टेबल के ऊपर हमने कोई लिक्विड की लेयर डाल दी है। मान लो कि कोई भी लिक्विड हमने पूरा फैला दिया है, तो वो लेयर पतली सी है लेकिन वो चिपक गई है इससे। तो मतलब इन दोनों के बीच में वो लेयर डेवलप्ड है।
और इस लेयर की विड्थ हम W मान रहे हैं। W इज विड्थ ऑफ लिक्विड लेयर। M इसका मास है। तो मान लो कि इसकी नेचुरल लेंथ जो है वो है x नॉट, और इसमें आपने x का एक्सटेंशन और दे रखा है, और मान लो कि ये ब्लॉक उधर भाग रहा है v वेलोसिटी से। वैसे तो ऐसे ऐसे डोलेगा तो कभी ना कभी ये उधर भी जा रहा होगा। तो x नॉट नेचुरल लेंथ है और टोटल जो डिस्टेंस है ये x प्लस एक्स नॉट है, तो इसका मतलब x नॉट अमाउंट का x अमाउंट का एक्सटेंशन है इसमें। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा kx। अब जब ये उधर जा रहा है तो इस पे इधर को एक फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स। तो मान लो कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, दिस इज माई पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा, आप एक फोर्स और लगा देते हो इस पे, F इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। ये और लगा दिया हमने। कॉस लगा दो, साइन लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है जी, साइन ही लगा देता हूं, एफ नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, चलो ओमेगा टी। तो अब देखिएगा, तो बेसिकली हुआ ये कि जो F है वो तो राइट वर्ड है, kx जो है वो लेफ्ट वर्ड है, और जो विस्कस फोर्स लगेगा वो भी लेफ्ट वर्ड ही लगेगा, क्योंकि जा तो ये उधर रहा है, तो विस्कस फोर्स तो मोशन के अपोजिट लगेगा। तो वो फॉर्मूला होता है उसका ईटा ए dv बाई डी एक्स। तो dv की जगह v आ जाएगा और dx की जगह w आ जाएगा। v इसलिए क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी v है और जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे ऐसे होता है ना, लेयर 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 रहेंगी ऐसे ऐसे। तो ये मान लो W है और ये मान लो वेलोसिटी v है। तो जो dv बाई dx है वो स्लोप हुआ इसका, तो वही स्लोप v बाई डब्ल्यू ही तो हो गया, तो वो v बाई डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में सेपरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी v है क्योंकि यहाँ पे v वेलोसिटी है, यहाँ पे 0 है बॉटम मोस्ट की, और सेपरेशन w हो गया। तो इस तरीके से ये फोर्स आ गया आपका। अब जाहिर सी बात है कि 3 फोर्स हैं तो नेट फोर्स इज इक्वल टू m में तो लिखोगे ना आप, वो तो होता ही है। अब मैं इसको F को लिख देता हूं एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस, इन तीनों की जगह मैं एक सिंबल यूज कर लेता हूं बी, बी वी इज इक्वल टू एम ए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स। ये बन गया जी ओमेगा टी। अब जैसे कि मैंने अभी अभी सिखाया कि ये जो बॉडी है इस पे आपने पीरियोडिक फोर्स लगाया है, तो वाइब्रेट तो इसको फोर्स की फ्रीक्वेंसी से करना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब इसका कुछ भी मोशन होगा तो इसकी इक्वेशन तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसी टाइप की होगी ना। बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। तो मैं एक काम करता हूं, फाइव यहां लगा देता हूं ताकि मुझे ज्यादा दिक्कत ना हो, और यहां पे मैं 0 मान लेता हूं। तो दिस विल बिकम मोर इजी, मतलब दिस विल मेक माई कैलकुलेशन इजी। मतलब मैंने जो फाइव है वो यहाँ लगा लिया और यहाँ पे फाइव हटा दिया। वो तो एक ही बात है, किसी ना किसी में फेज डिफरेंस लगाना है हमें, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम फेज में होंगे, कुछ तो फेज डिफरेंस हो सकता है। तो फेज डिफरेंस फाइव है, अब यहाँ पे फाइव लिख दो या यहाँ लिख दो, क्या फर्क पड़ गया, फेज डिफरेंस को इंडिकेट करना था हमें। अब आप v को देखो क्या है, तो v हो जाएगा आपका a ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब आप a को देखो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। अब ये तीनों वैल्यू यहां पुट करो, तो इसमें फिर वो फाइव भी डालना पड़ेगा। हाँ तो डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। ये हो गया अपना एफ नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया अपना एफ नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो जी एम ए की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, एम ए और के एक्स एक साथ ले लेंगे हम। तो पहले के एक्स ले आओ, तो के एक्स क्या हो गया, के इंटू ए इंटू साइन ओमेगा टी हो गया। फिर एम ए क्या हो गया, एम ए हो गया एम इंटू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। और बीवी क्या हो गया, तो बीवी हो गया आपका माइनस प्लस का बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब साइन को एक साथ लिख लो, ये हो गया हमारा एफ नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया हमारा के ए माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी और प्लस बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब बच्चों आप ये एक चीज याद रखो
कि अगर मान लो कोई फंक्शन है a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू में साइन इंटू में ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स b बाई a, ये हो जाता है। तो ये मैं सिखा चुका हूं आपको, या ये सिखा दूंगा मैं आपको कभी। a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी का रिजल्टेंट ये हो जाता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे a मान लो, ये b मान लो, तो a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, तो ये आ गया अपना f नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू के ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर का होल, मतलब इसका स्क्वायर का अंडर रूट इंटू साइन इंटू ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई के इंटू ए माइनस एम इंटू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। ए तो हालांकि कट जाएगा इसमें, ये हो गया जी। ठीक है। अब हमारा मेन मकसद ये है कि ये एफ नॉट है, इधर का एम्पलीट्यूड मतलब साइन का कोफिशिएंट, और साइन का कोफिशिएंट इधर ही है, तो कोफिशिएंट कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए और फाई फाई के इक्वल होना चाहिए। फाई में एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारा इंटरेस्ट कोफिशिएंट में है बस। तो देखो कोफिशिएंट क्या आया, तो कोफिशिएंट इधर तो आया एफ नॉट, और इधर आया हमारा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर हाफ और इंटू ए बाहर निकाल दिया मैंने, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए बाहर निकाल देंगे। तो हमारा मकसद ए ही जानने का है, तो ए की वैल्यू हो गई एफ नॉट डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया फंक्शन। अब इसको और थोड़ा अच्छा सा किया जा सकता है, या चलो नहीं कर रहे, अच्छा बस ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब देखो बच्चों, जैसे कि यहां पे साफ दिख रहा है कि ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। तो अगर हम चाहते हैं इसको मैक्सिमाइज करना, तो जाहिर सी बात है कि ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब ओमेगा को चेंज कर सकते हैं, बट इसको हम नेगेटिव, इसको हम छोटा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम इसका खास स्पेशली। इसका कर सकते हैं, अगर के माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाए तो ये टर्म ही बिल्कुल खत्म हो गई ना, इसको खत्म कर देंगे तो नीचे छोटी टर्म आ जाएगी, नीचे छोटी टर्म आ जाएगी तो ए मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज ए, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी 0, यानी ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के बाई एम, यानी कि ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू रूट के बाई एम। अब ये है क्या, ये वो फ्रीक्वेंसी है भैया जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो जिस समय पे इसको हम ओमेगा नॉट बोल देते हैं, मतलब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग मास सिस्टम की, तो वो रूट के बाई एम होती है ना। तो जिस समय पे अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, उस समय पे एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा मैक्सिमम होगा। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए की मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी एफ नॉट बाई बी ओमेगा नॉट, क्योंकि बी ओमेगा लिख दो और ओमेगा नॉट बराबर हो गए, तो ये हो गया एफ नॉट बाई बी इंटू में रूट के बाई एम, ओमेगा नॉट की वैल्यू। तो ऐसे लिख सकते हैं आप एफ नॉट बाई बी इंटू रूट एम बाई के, ये हो गया। तो ये ए मैक्स की, ए की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होता है जब बॉडी जो अप्लाइड फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। तो अब हम एक काम करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ हम और अच्छा बना सकते हैं, ये हटा देते हैं। इसको दोनों तरफ हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, लेट अस मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ओमेगा। तो a इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एफ नॉट बाई, जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करें नीचे ओमेगा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा के बाई ओमेगा माइनस एम ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब ए ओमेगा जो है वो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, मैक्सिमम वेलोसिटी, पीक वेलोसिटी।
तो ये वी नॉट यानी एसएचएम करते हुए पार्ट ब्लॉक की वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया एफ नॉट बाई रूट अंडर के बाई ओमेगा माइनस एम ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मान लो मैं एक ग्राफ बनाऊं जिसमें एक साइड पे जो स्प्रिंग मास सिस्टम में जो ब्लॉक था उसकी वेलोसिटी ले लूं और एक साइड पे ओमेगा ले लूं, यानी ये वी नॉट है मैक्सिमम वेलोसिटी, पीक वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो अब अगर मैं यहाँ पे ओमेगा को डाल दूं 0, तो जैसे ही 0 डालूंगा तो ये टर्म हो जाएगी इनफाइनाइट, तो एफ नॉट बाई इनफाइनाइट वी नॉट 0 आ गया। फिर अगर मैं ओमेगा को डाल दूं इनफाइनाइट, तो ओमेगा इनफाइनाइट से ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी, फिर से वी नॉट 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी ये ओमेगा 0 है तो यहाँ पे वी नॉट 0 है, ओमेगा इन्फिनिटी पे भी 0 है, तो जो ग्राफ बनेगा वो यूं बनेगा। अब जैसे जैसे ओमेगा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी 0 की तरफ जाएगी। ये वो खास फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, जहां पे वी नॉट मैक्सिमम है। वी नॉट मैक्सिमम है मतलब ए ओमेगा नॉट मैक्सिमम है, तो जाहिर सी बात है ए भी मैक्सिमम है। तो बच्चों बात ये हुई कि ये तो ग्राफ बन गया हमारा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं बी की वैल्यू हाई रखूं, विस्कस फ्लूइड को बढ़ा दूं, बी को बढ़ा दूं, तो जो ए ओमेगा है वो एफ नॉट बाई बी तो आने वाला है। तो बी अगर बड़ा होगा तो जो ग्राफ है वो यूं बनेगा। मान लो बस बी ही बड़ा है, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ, बी बड़ा कर दिया। तो अगर मैं बी को और छोटा कर दूं तो ग्राफ जो है वो और नुकीला हो जाएगा। तो देखा जाए तो एक ही ग्राफ है ऐसा, एक है ऐसा। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप ओमेगा को बदल रहे हैं तो देखो जो ए ओमेगा की वैल्यू है वो धीरे से चेंज हो रही है, मतलब ऐसे रेजोनेंस को हम बोलते हैं डल रेजोनेंस। डल एक्चुअली ये ग्राफ यूं बनना चाहिए था, यूं करके यूं, और इधर भी थोड़ा धीरे धीरे गिरेगा ये ऐसे। सो दिस इज डल रेजोनेंस। अब इसमें ये शार्प रेजोनेंस हो गया। तो अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि जितना जो हाइट ज्यादा होगी उतना ये रेजोनेंस शार्प होगा। लेकिन इसमें ना एक और चीज है, जैसे मान लो ये ए ओमेगा है, तो अगर यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है ए ओमेगा नॉट बाई रूट 2, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 1 बाई रूट 2 रह गई, तो एनर्जी आधी रह जाएगी, आधी एनर्जी या आधी पावर। तो आधी पावर के कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी हुई ओमेगा 1, एक फ्रीक्वेंसी हुई ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 और ओमेगा 1 के अंतर को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बैंडविड्थ, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आधी रह जाएगी, आधी एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसियां, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे जितनी एनर्जी है सिस्टम में उसकी आधी रह जाती है ओमेगा 1 पे और आधी ओमेगा 2 पे रह जाती है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हम कहेंगे बैंडविड्थ। अब आप देखो इसमें ये ऐसे हुआ, और जब आप 1 बाई रूट 2 लेंगे तो ये आएगा, तो इसका ये ओमेगा 2 डैश हुआ और ये ओमेगा 1 डैश हुआ। तो जो डल रेजोनेंस है उसमें ये गैप बड़ा है, तो जितना बड़ा गैप होगा उतना ही डल होगा रेजोनेंस। तो बेसिकली अगर रेजोनेंस की शार्पनेस को नापना है तो वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कम होना चाहिए हमारा। तो उसके लिए मतलब रेजोनेंस की क्वालिटी कैसी है? इज इट हाई क्वालिटी रेजोनेंस? हाई क्वालिटी रेजोनेंस मतलब शार्प रेजोनेंस, लो क्वालिटी रेजोनेंस मतलब डल रेजोनेंस। तो अगर हम चाहते हैं कि क्वालिटी हाई हो रेजोनेंस की, तो फॉर हाई क्वालिटी रेजोनेंस क्यू, तो हमारा जो ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है ये कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, Q को डिफाइन करते हैं ओमेगा आर बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा आर ये वो फ्रीक्वेंसी है, या ओमेगा नॉट भी कह सकते हैं, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो रेशियो आएगा ये स्केल से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने स्केल बड़ा कर दिया तो ओमेगा की वैल्यू भी बड़ी हो गई, ये भी बड़ा हो गया, मतलब फोटो आपका जूम हो गया, बट ये रेशियो उतना ही रहेगा। सो दिस इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो एक्चुअली, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू तो वो आएगी 1 बाई बी अंडर द रूट m इंटू के, ये आएगी, या रूट के एम। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आएगी रूट के एम के बाई बी। ये आप प्रूव कर सकते हो कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बस जाहिर सी बात है कि के भी बड़ा होना चाहिए, एम भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन बी छोटा होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका रेजोनेंस हाई क्वालिटी हो। तो बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब एक आध और चीज बता देता हूं, देखो
जैसे मान लो कोई आर्मी है और वो सड़क पे मार्च करते हुए जा रही है, अब सामने पुल आ गया, तो उनको इंस्ट्रक्शन होती है कि पुल पे मार्च नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्च करने से जो पैर लगेंगे, तो पैरों से जो फोर्स पुल पे पड़ रहा है, अगर वो कहीं नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो पुल हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और टूट जाएगा। इसके अलावा एक एग्जांपल और है। मान लो ये एक पेंडुलम है ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसमें ए को हमने वाइब्रेट करा दिया फ्री वाइब्रेशन, मतलब ए को वाइब्रेट करा देंगे आप, ए को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे आप, तो उससे ए वाइब्रेट करने लगेगा। अब ए के वाइब्रेशन से यहाँ पे टेंशन कम ज्यादा होगी, तो यहां से ये रस्सी ऊपर नीचे होने लगेगी, तो ये बी सी डी ये भी वाइब्रेट करने लगेंगे। तो बी सी डी तीनों के वाइब्रेशन फोर्स कहलाएंगे। तो जब आप बी का एम्पलीट्यूड ऑब्जर्व करोगे तो छोटा मिलेगा, डी का एम्पलीट्यूड भी छोटा मिलेगा, पर सी का एम्पलीट्यूड रिलेटिवली बड़ा मिलेगा, मतलब बी से और डी से बड़ा होगा, हालांकि ए से छोटा होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि सी का एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया? तो जवाब यह है कि सी का एम्पलीट्यूड इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि सी की जो लेंथ है वो ए की लेंथ से मैच हो रही है और सी की फ्रीक्वेंसी ए की फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है। तो ये तो फ्री हो गए, ये फोर्स्ड हो गए, ये भी फोर्स्ड हो गया, ये भी फोर्स्ड हो गया। तो सारे ये तीनों फोर्स्ड हैं, पर ये एक स्पेशल फोर्स्ड है, इसमें रेजोनेंस हो गया। तो बेसिकली देखा जाए तो रेजोनेंस फोर्स्ड ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस होता है जिसमें अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, तो उसको हमने पैड पे मारा और पैड पे मार के तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहा है, उसको हमने टेबल पे रख दिया तो वो टेबल पे पीरियोडिक फोर्स लगाएगा, तो वो टेबल को वाइब्रेट कराने की कोशिश करेगा। अब टेबल अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करना चाहती है और ट्यूनिंग फॉर्क चाहता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करे, तो दोनों में झगड़ा हो रहा है। लेकिन जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की है वो तो ट्यूनिंग फॉर्क को ही प्रोवाइड की है, तो अल्टीमेटली टेबल को ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेशन करने पड़ेंगे। पर ये जो झगड़ा है ये खत्म भी हो सकता था, अगर बाई चांस टेबल की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बराबर होती, तो फिर उस केस में टेबल ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करती। तो बस वही रेजोनेंस है, मतलब आम भाषा में समझाने के लिए, बाकी थ्योरेटिकली मैंने बता ही दिया।